दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। बहादुरगंज प्रखंड मुख्यालय में सीमांचल फ्रंट अधिकार की ओर से एक दिवसीय धरना दिया गया। जन स्वराज के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर मुसाविर आलम ने बिजली कटौती, सड़क चौड़ीकरण, डिग्री कॉलेज की कमी और अनुमंडल का दर्जा न मिलने जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने चेताया कि अगर मांगे नहीं मानी गईं, तो चुनाव में सरकार को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। संवाददाता दिलाजम आलम की एक खास रिपोर्ट। देखिए, आज का धरना का बैठने का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य ये है कि आज ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इस क्षेत्र की जनता काफी परेशान है, लेकिन न प्रशासन न जनप्रतिनिधि सब मूड बैठे हुए हैं, कोई इस पर पहल नहीं हो रहा। जैसे कि अभी एक एकदम ज्वलंत मुद्दा है जर्जर अवस्था में, वो रोड जल्दी से लाइन नहीं बना और इसके लिए आज 1-1.5 साल से सुन रहे हैं कि सड़क बन रही है, सड़क बन रही है, होगा, लेकिन अब तक उसमें कुछ भी नहीं। पिछले 2 सप्ताह पूर्व डीएम साहब ने खुलासा किया था कि ऑन प्रोसेस 2-3 सप्ताह लगेगा और काम शुरू होगा। तब भी मैंने कहा था कि 2-3 सप्ताह तो नहीं, कम से कम 2-3 माह जरूर लगेगा। इसलिए हम लोगों ने डीएम साहब से कहा था कि सरकार की मरम्मती कर दिया जाए ताकि लोग आएंगे, क्योंकि लोगों को आने जाने में इतनी परेशानी हो रही है कि बताया ही नहीं जा सकता है। तो हम इस मांग को कहते हैं, पुनः डीएम साहब से आग्रह करेंगे कि आपका 2 सप्ताह से अधिक समय हो गया, लेकिन टेंडर प्रोसेस में है, कब टेंडर होगा नहीं होगा, लेकिन हमको आंख नहीं है, हमको आंख नहीं, देखते नहीं है। एक आदमी वो कहाँ कहता है जात और पात, जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से उसको भागीदारी मिली जाए। चाहे वो किशोर जी कहते हैं हम सीएम पद के उम्मीदवार नहीं होंगे, वो खुद ही कह रहे हैं कि हम सीएम पद के कहाँ सुनिए, कहाँ सुनिए। अरे आप क्यों चिंता करते हैं? प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसकी पार्टी के आपको मेजोरिटी आएगा, और मेजोरिटी के जो जनप्रतिनिधि है वो चुन के बनाएंगे। कल तक वो खुद ही कर रहे थे ना, आज भी कर रहा। अरे वो क्या कर, मैं कह रहा हूँ, प्रशांत किशोर का सपना बिहार का मुख्यमंत्री नहीं है, प्रशांत किशोर का सपना और कुछ, समझे? आप जनता फैसला करेगी। वो तो सीधे कहता है, अरे कोई आज तक नेता चुने थे, सुना नहीं होगा आप लोगों ने। प्रशांत ने स्पष्ट कहा कि आप जाइए, मेरा भी कैंडिडेट अगर चुनाव लड़ रहा है, वो लायक नहीं है तो उसको हराने का काम कीजिए, और दूसरे पार्टी का अच्छा उम्मीदवार है उसको जिताने का काम कीजिए। किसी नेता में है दम? मेरा नेता इतना तक कहता है कि मेरा ही कैंडिडेट अगर खराब है तो उसको हटाइए, दूसरा पार्टी का जो अच्छा है उसको जिताने का काम कीजिए। अच्छा आदमी आना चाहिए मंच पर। मैं तो नीचे था, बिहार का मुख्यमंत्री हमको नीचे से ऊपर सम्मानित करने का काम किया था बुला करके। अगर यहाँ का विधायक किया होता, यहाँ का प्रतिनिधि किया होगा तो उनको बुलाता। यहाँ की जनता को आंखें नहीं, वो देखेगा कैसे कि प्रोफेसर मुसाविर एक मामूली आदमी जो नीचे है उसको बुला के मुख्यमंत्री स्टेज पर लाता है। तो माने तो है, कोई बात तो है, क्योंकि हम लोग के पास धन नहीं। और मैं नौजवानों से कहता हूँ, हम लोग चले गए, 64-65 साल हो गया, आप लोग गुलाम हो जाइएगा। अच्छा, ये भी क्या सुना जा रहा है कि प्रोफेसर मुसाविर साहब को जदयू का टिकट मिलने का चांस? देखिए भाई, वो टिकट राजनीति में पार्टी एक माध्यम होता है। सुन लीजिए, जिस तरह आप यहाँ से आए हैं मोटरसाइकिल से, आप गाड़ी से भी आ सकते हैं, आप साइकिल से भी आ सकते हैं, आप पैदल भी आ सकते हैं, तो सत्ता तक जाने का एक माध्यम। मैं नहीं कहता, मेरा गुरु राजनीतिक तस्लीमुद्दीन साहब कहा करते, जब जो साधन मिले उसको अपना लो, उसको तुम्हारा घर नहीं है साला, तुम्हारा कल वो बात नहीं सुनता, लात मार दो। तुम जनता के लिए जवाबदेह हो, तुम पब्लिक के लिए जवाबदेह हो। जब तक पब्लिक तुमको नहीं कहे, पब्लिक अगर तुमसे नाराज है तो तुम चोर हो, तुम मवाली हो। वो यहाँ तक बोलते थे कि पब्लिक का मदद करने के लिए तुम्हारा साथ अगर कोई बेसिया भी देती है, तुम बेसियाले चले जाओ, उस बेसिया का भी मदद लो पब्लिक का मदद करने के लिए। ये बात। तो मैं राजनीतिक माध्यम, देखिए
कोई रेट नहीं। तो डीएम साहब से आग्रह करेंगे कि अगर सरकार की तरफ से कोई रेट निर्धारित नहीं है तो आप जनप्रतिनिधि, प्रशासन के लोग, माइन विभाग के लोग और जो भट्टा मालिक है उनको समन्वय करके एक रेट निर्धारित करें ताकि लोग भ्रमित न रहें, लोगों को नुकसान नहीं हो, आम जनता को ठगा नहीं जाए। ये आग्रह करें। तो बालू की रेट तय नहीं कर सकी। अरे बालू माफिया कौन है साहब? जमीन माफिया कौन है? आप लोग यूट्यूबर है, हम लोग कमजोर आदमी से पूछिएगा। देखिए हम लोगों का हम ना धन बल है मेरे पास, न बाहुबल है, न छल बल है। हमारे पास एक चीज है, वो आत्मबल है और उस आत्मबल के सहारे लड़ रहा हूं और जब तक जीवित रहूंगा लड़ूंगा। आप क्या करते हैं? आप आज कल आपका स्वार्थ पूरा नहीं तो छल करके आप कल ठग लिए उसको, आज आप लगाते हैं दूसरी बात। क्यों इतना दिन ये मुद्दा क्यों नहीं आया? आज हमारा नगर बहादुरगंज में सबसे ज्यादा भट्टा है, क्यों? जबकि नगर क्षेत्र के सभी लोग प्रभावित हैं। को टीबी का रोग होता है, किसी का मरा आता है, हमारा आज आम देखे तो सबके गिर रहा है कि नहीं? सब है, क्यों नहीं बोले इससे दिन तक? आज क्यों चिंता होगी? इस पर समाधान होना चाहिए। जिला प्रशासन से आग्रह क्योंकि जनता को इससे फायदा मिलेगा। और यही तो दुर्भाग्य है, रेट एकदम निश्चित रूप से होना चाहिए। जनता को नहीं एकदम होना चाहिए। डीएम साहब से आग्रह है कि अगर बिहार सरकार को लिखे नहीं होता है तो आप स्थानीय स्तर पर, आप जिला के मालिक हो, जिला में भी एक सरकार है, जिला परिषद की सरकार, आप उसकी मीटिंग बुलाओ, आप जनप्रतिनिधियों को बुलाओ, आप कौन सी कहता है भट्टा मालिक को बुलाओ, आप माइंस विभाग के जो लोग हैं उनको बुलाओ और सबका। अरे भट्टा मालिक को बाहर का विदेश का नहीं ना है, वो भी हमारे यहाँ का है, वो भी यहाँ करता है, वो भी 10 टका, उसको भी 10 टका मिलना चाहिए। कोई बिजनेस दुकानदारी क्यों करता है? सबका रेट निर्धारित है, सब सामान का है, तो भट्टा का ईंट का भी रेट निर्धारित होना चाहिए। इसके पक्ष में हूँ ताकि लोगों को उसके लिए सुविधा मिले। सर नगर क्षेत्र में रोडों की जर्जर स्थिति है, कानून हाँ। लेकर के बड़ा अच्छा प्रश्न उठाए। पिछले कुछ सालों से, आज से 15-20 साल पहले नगर में कोई फंड नहीं था, कोई पैसा नहीं था। प्रशासन के लोग भी करते हैं और नेता भी लोग करते हैं। चंदा अगुवाई करके आप काम करते थे, प्रशासन के लोग चंदा लेते थे। ईद, मुहर्रम, दिवाली सब जगह भट्टा वाले करते और भट्टा वाली भी 1 रुपया दे करके 10 रुपया कमाने का काम करते थे। पिसा जाता कौन था? ये जनता या अवाम। आप 20 साल, 25 साल, 15 साल से प्रतिनिधि रहे, आपको कोई नजर नहीं आया? आज अचानक नजर आता है कि भट्टा वाला घर। मैं तो जानता हूँ, मेरी जानकारी में है कि आज 7-8 साल से 7,000 से लेकर 9,000 तक ईटा बिकता है बहादुरगंज में। आज 10-11 हजार हो गया, लेकिन 8,000 से लेके 7,000 से लेके 9,000 तक ईटा आज 7-8 साल से बिक रहा है कि नहीं भाई? क्यों नहीं कि हमारे प्रतिनिधियों की नजर गई? आज क्यों अचानक नहीं है? मुझे उसका मनसा, उसका नियत साफ नहीं लगता है। इस संबंध में मैं जिला, लेकिन दुर्भाग्य है कि एक इंडस्ट्री चल रहा है, छोटा इंडस्ट्री, भट्टा एक इंडस्ट्री है। उसमें भट्टा में सिर्फ भट्टा मालिक का मामला नहीं है, उसमें मजदूर भी करते हैं, लेबर करते हैं, जेसीपी वाला करता है, ट्रैक्टर वाला करता है, वहां से रोजी रोजगार भी है। इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि भट्टा मालिक ही मनमान, उसको सरकार को चाहिए उसके लिए नियम निर्धारित करे। उसके लिए माइन विभाग का जो है वो, आप पैसा लेके चुपचाप बैठ जाते हैं साहब, आप पैसे लेके उसके मापदंड को नहीं देखते। आज तक ये तो बहुत हंसी होता है, 1 रुपया के चलते 100 रुपया खर्च करने के बाद भी हमारा इलाज नहीं हो पाता है। ऐसे सूरत में किशनगंज में एक एम्स लेवल का हॉस्पिटल चाहिए। आप देखिए कितनी हमारे साथ पक्षपात किया जा रहा है। मंत्री जी, एक मिनट, भाजपा के मंत्री जी कैसे वो एम्स हॉस्पिटल होने देंगे? यही तो मेरा कहना है, यही मेरा कहना है। एमजीएम खत्म हो जाएगा ना। पूरे जिला, पूरे हिंदुस्तान के, बिहार के सभी जिलों में लगभग मेडिकल कॉलेज खुल गया, उद्घाटन हो गया या किसी का शिलान्यास हो रहा है, किसी का उद्घाटन हो रहा है, किसी का शिलान्यास हो रहा है। लेकिन अफसोस कि किशनगंज जिला में आज तक बिहार सरकार ने मेडिकल कॉलेज की बुनियाद नहीं डाली और न कोई बात कर रही है। तो क्यों नहीं हम समझे इस सरकार से कि आप, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, ये मुस्लिम माइनॉरिटी का इलाका है, इसलिए आप जानबूझ करके इस इलाके में मेडिकल कॉलेज खोलना नहीं चाहते हैं। या 2 मेडिकल कॉलेज, चाहे वो किशनगंज माता गुजरी ट्रस्ट हो कॉलेज हो या कटिहार का अल करीम ट्रस्ट हो, ये दोनों मेडिकल कॉलेज की वजह से आप लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं खोल रहे हैं। अविलंब इन जिलों में भी मेडिकल कॉलेज खोलना जाना चाहिए और इसमें एक अच्छे एम्स लेवल का हॉस्पिटल होना चाहिए।
इन सारी बातों को लेकर के हम लोग आज एक सांकेतिक, एक सिंबॉलिक छोटा सा धरना में बैठे हैं अपनी आवाज को उठाने के लिए। अगर सरकार ने अविलंब इनकी इस संबंध में पहल नहीं किया तो हम लोग चेरागाह से लेके बहादुरगंज तक पैदल मार्च करेंगे। चेतावनी करें। हाँ, ये चेतावनी के तौर पर एक सिंबॉलिक, एक सांकेतिक, एक छोटा सा धरना है जिसके जरिए सरकार को हम आगाह करना चाहते हैं, अल्टीमेटम देते हैं और हमारे जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह है कि इन बातों को आप ध्यान से, आप भी बहुत नजदीक के हैं, सीमांचल को जानते हैं, आपसे मेरा व्यक्तिगत आग्रह है, पर्सनल आग्रह है कि आप सीमांचल के दुख दर्द को, सीमांचल का बेटा है, आपको भी इस दुख दर्द से अवगत होना चाहिए और हमारी इन मांगों को बिहार सरकार और केंद्र की सरकार तक पहुंचाने का आप काम करेंगे, ऐसा विश्वास करें। अभी एक साहब, आप लोग मीडिया वाले हैं, यूट्यूबर हैं, सब लोग, आप भट्टा का मामला है, आज किशनगंज जिला में भट्टा आज से है, आज मुरम्मती किया जाए ताकि लोग उसको आ जा सके। अगर शीघ्र काम शुरू कर देते हैं तो अच्छी बात। दूसरा आम मुद्दा है बाढ़ और नदी कटाव। हर साल यहाँ सैकड़ों एकड़ जमीन चढ़ जाता है, फसलें बर्बाद हो जाती है, सैकड़ों घर नदी में बह जाता है, लेकिन सरकार सिर्फ हर बार खाना पूर्ति करती है जब बाढ़ शुरू होता है, घर कटना शुरू होता है, नदी कटना शुरू होता है तो बेम्बू पाइलिंग करते हैं, बांस गाड़ करके 100 गो बोरा डाल के 10,000 बोरा का स्टीमेट बनाता है। जबकि सरकार के यहाँ प्रोविजन है जल संसाधन मंत्रालय में कि बाढ़ को रोकने के लिए उसके लिए पर्याप्त राशि पहले से उपलब्ध होती है और उस राशि को जहाँ जहाँ बाढ़ से कटाव की संभावना है उसको बांधने के काम करते हैं। लेकिन बांधेगा कब ये लोग? जब कटना शुरू हो, एक तरफ पानी काट रहा है और दूसरी तरफ बोरा गिरा रहा है, तो वो टिकेगा भाई? अगर 1-2 महीना पहले उसको बांध दिया जाता तो उस पर जंगल हो जाता, मिट्टी बैठ जाता तो कटाव भी रोक सकता था। अब मानसून शुरू होने वाला, 15 जून से मानसून शुरू करेगा। आज क्या तारीख हो गई? 9 तारीख, 10 तारीख, 5 दिन में मानसून आ रहा है। आप किस आशा में बैठे हुए हैं? ठेकेदार, जनप्रतिनिधि और प्रशासन के लोग मिल करके बंदर बांट करने के लिए बैठे हुए हैं कि पानी शुरू होगा, कटाव शुरू होगा। तो हम मांग करते हैं कि अविलंब अब भी जहाँ जहाँ कटाव की दुनिया चांद पर जा रही है, टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया, इंजीनियर साहब को आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पानी का बहाव होगा, कहाँ कटेगा, तो पहले से ही क्यों नहीं उसको बांधते हैं? तो उसको बांधने की व्यवस्था होनी चाहिए। महानंदा बेसिन वर्षों से लंबित है, अगर महानंदा बेसिन का काम हो गया होता तो आज ये कटाव की समस्या नहीं होती। हजारों करोड़ की योजना है, क्या करते हैं हमारे प्रतिनिधि बैठ करके? आज तक उन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगर महानंदा बेसिन योजना किशनगंज की धरती पर, सीमांचल की धरती पर उतर जाता तो ये बाढ़ का कोई लफड़ा ही नहीं होता। किसी को आज तक आप देखें किसी जनप्रतिनिधि को लड़ते हुए महानंदा बेसिन? जबकि आपका सैंक्शन है, आपके पास पैसा है, काम भी रतुआ में शुरू हुआ, महानंदा में हुआ, अब तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है, पैसे को डाइवर्ट करते हैं। अरे डबल इंजन की सरकार है, आप केंद्र और राज्य की सरकार है, दोनों राज्य सरकारें एक हैं, आप क्यों नहीं महानंदा बेसिन का फंड अलॉट करते हैं और काम शुरू करते हैं? मैं तो कहूँगा हमारे एमएलसी महोदय को, मंत्री भी रहे बिहार के, अभी सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, आपको आज लगभग 25 साल से लोगों ने प्रतिनिधि बना के रखा, आप किशनगंज के लिए क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं पड़े? ये छोड़िए हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स, लोगों के लिए काम कीजिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप महानंदा बेसिन केंद्र पर दबाव डालिए, आप लोग, दोनों सरकार आपकी है, और महानंदा बेसिन को लागू कीजिए, बाढ़ की समस्या का ही समाधान हो जाए। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ बिजली का। आप स्मार्ट मीटर लगाने के लिए जनता पर तलवार चला रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। आज बिजली बिल कल 10 रुपया था तो आज 100 रुपया लग रहा है, लेकिन आज फिर भी बिजली सुबह आया, शाम हुआ, थोड़ी सी हवा चली, अरे दुनिया चांद पर जा रही है। आपका टेक्नोलॉजी कहाँ है कि तुरंत हवा चली और बिजली बंद कर देते हैं आप? पहले आज से 15 साल 20 साल आंधी आता था तब भी बिजली जलती थी कि नहीं भाई? आज थोड़ा सा हवा का झोंका आता है, थोड़ा चमकता है, अब बिजली कट। तो इस बिजली व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, ये हम लोग का तत्कालिक मांग है। हम लोगों का पहले से प्रस्तावित मांग है कि बहादुरगंज, ठाकुरगंज को अनुमंडल का दर्जा मिले और 4 प्रस्तावित हल्दीखुड़ा, कन्हैयाबाड़ी, पौवा खाली और छतरगाछ, 4 जो प्रस्तावित प्रखंड है, उस प्रखंड को अविलंब उस पर जमीन पर लाया जाए।
उसका शुरुआत किया जाए ताकि लोगों को सुविधा हो, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो, पदाधिकारियों को आसानी हो और उस काम को सुचारू रूप से किया जा सके। ये और एक मुद्दा है हम लोग का बहुत, सुरजापुरी बिरादरी के लोग हो, चाहे वहाँ के हिंदू सुरजापुरी हो, मुसलमान सुरजापुरी हो, सब लोग पिछड़े हैं। हम लोग एजुकेशनली, पॉलिटिकली, सोशली, सब दृष्टि से हम लोग पीछे हैं। हमारे संविधान में प्रावधान है कि जो लोग शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ा है तो उसको आरक्षित करके उसको सुविधा दिया जाए। सारे लोगों को मिल गया, लेकिन सुरजापुरी के इस इलाके को आज भी हम लोग इस कदर हालत खराब हो गई है कि पैदल चलने वाले लोगों को भी बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क को लेकर के डीएम साहब से बातचीत भी हुई थी, लेकिन डीएम साहब से कहा गया था कि आप इसको अविलंब यानी फौरन इसको मरम्मत करने का काम करें, लेकिन पता नहीं डीएम साहब कहां खो गए हैं और उनका प्लान कहां गुम हो गया है। इसलिए आज के इस एक रोजा धरना के माध्यम से बहादुर। अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही विश्वसनीय और तेज खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर अहम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।